जिस देश की राजनीति भ्रष्ट हो जाती है उस देश की सभी संस्थाएं भ्रष्ट हो जाती हैं। संस्थाओं की आज़ादी सबकी समाप्त है। या तो लोग अपने फ़ायदे के लिए स्वयं सरेंडर कर चुके हैं या समझते हैं कि बेहतर यही है कि अपनी जान भी बची रहे और अपना काम भी चलता रहे। इन लोगों की ही बात किया जाए जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं तो ज़्यादा अच्छा है। वो सभी संस्थाओं के अंदर इस तरह के लोग अब घुस गए हैं कि बगैर इमरजेंसी घोषित किए इमरजेंसी लगी हुई है। जीवन में कई बार तरह तरह की समस्याओं से जूझता है। ये जब प्रूफ रीडर के रूप में काम कर रहे थे उसमें इन्हें एक अवसर और मिला था इंडियन एक्सप्रेस में काम करने का। तो इन्होंने लिखा कि मैं बृहस्पतिवार को ज्वाइन किया प्रूफ रीडर के रूप में और मैंने देखा कि ये तो मेरे चॉइस की चीज़ है नहीं। दूसरे ही दिन अपनी प्रार्थना सभा के पहले, नमाज के पहले ही मैं इस्तीफ़ा दे दिया, शुक्रवार तक। और जिस वीकली में काम कर रहे थे, रेडिएंट वीज वीकली में, उसमें काम तो करते रहे, लेकिन चूंकि इन्होंने इमरजेंसी के बारे में भी लिखा है, उसको मैंने देखा। इसमें इमरजेंसी के बारे में, तुर्कमान गेट की घटनाओं के बारे में और बाबरी मस्जिद वगैरह का जो हुआ था, सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। तो इमरजेंसी के टाइम में जब इनका अखबार वो वीकली बंद हो गई तो उनको वहाँ से हटना पड़ा। तो फिर अपने उसी इंडियन एक्सप्रेस के चीफ प्रूफ रीडर के पास गए जिन्होंने इनको काम पर लगाया था। उससे उन्होंने कहा कि भाई हमें फिर दोबारा अवसर दीजिए। उन्होंने बात करने से ही लगभग इनकार कर दिया, कहा मैं आपकी कोई मदद नहीं करूँगा। ऐसे इनको बहुत दुख हुआ और दुख इस स्तर तक रहा कि इनकी आंखों में आंसू आ गए। आप किताब पढ़ेंगे तो आपको ही मिलेगा। कुछ बातें जब मैं इनका पढ़ता था तो सोचता भी था कि कितनी तकलीफ़ ऐसे मौक़ों पर होती है कभी कभी लोगों को। और आदमी को जब पढ़ने लिखने के बाद जब पेरेंट कहीं पढ़ा लिखा करके अपने बच्चों को तैयार करते हैं तो उम्मीद यही करते हैं कि ये भी कुछ कमाएंगे, हमारी भी मदद करेंगे, अपनी भी मदद करेंगे, समाज की भी करेंगे। ऐसी स्थिति में जब कोई भी परिस्थिति बन जाती है जिसमें कि आदमी को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है या कोई अवसर उचित नहीं मिलता तो उसे तकलीफ़ तो होती है। और जिनके पास आप उम्मीद लेकर जाते हैं मदद की, अगर वो मना कर देते हैं तो ये तकलीफ़ कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इनका जीवन, चूँकि मैंने कहा ना कि संघर्ष और परिश्रम का एक बहुत शानदार सफ़र है, तो इसमें एक पॉइंट इन्होंने जो दिया है वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। उस परिस्थिति में सैयद सादिक हुसैन साहब का एक शेर था जिसको कि इन्होंने कोट किया है किताब में। अब इसका मैं सही उच्चारण कर रहा हूँ या नहीं ये तो मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन कुछ इस तरह लिखा है, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उठाने के लिए। इस शेर ने इनको इतनी प्रेरणा दी कि अपने संघर्ष का रास्ता इन्होंने आगे बनाया और काम किया और आगे चल करके आप समझ सकते हैं कि ट्रिब्यून के एडिट पेज के 21 साल तक एडिटर रहे, एडिट करते रहे उस पेज को, बाद में एडिटर बने, सारी चीज़ें हुई। तो संघर्ष भी किया इन्होंने, परिश्रम भी किया, व्यक्तित्व में सौम्यता थी, कर्तव्य के प्रति निष्ठा थी, अपने कामों को बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन्होंने किया, निभाया। उसको लोगों ने आगे चल कर के देखा। जिनके साथ भी इन्होंने काम किया, मुझे ऐसा लगता है कि सबको इनके व्यक्तित्व ने, इनके कृतित्व ने सबको प्रभावित किया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और पत्रकारिता की तो आत्मा है निष्पक्षता और सच्चाई। तो इन लोगों का और आप लोगों में बहुत से ऐसे पत्रकार बैठे हुए हैं, मैं उन लोगों को जानता हूँ, कुछ लोगों को, सबको तो नहीं जानता। सतीश मिश्रा जी बैठे हुए हैं, उनसे भी मेरा बहुत संबंध रहा है, मैं उनको भी जानता हूँ। ये लोग कोई भी बात को सच्चाई के साथ फ्रैंकली कहते थे, बिना डरे कहते थे।
लेकिन उस समय की जो स्थिति थी वो ये थी कि जब ये लोग अपनी बातें कहते थे तो साधारण लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े लोगों से बड़ी सफाई के साथ, बड़े साहस के साथ अपनी बात कहते थे और वो लोग उसे अप्रिसिएट करते थे, उन्हें पसंद करते थे और अपने में सुधार लाने की कोशिश करते थे। आज वो समय समाप्त हो चुका है। आज जो पत्रकारिता की गति है उसके बारे में आप में से कई लोगों ने कहा। सबसे अच्छा तो सलीम साहब ने कहा कि पहले अखबार जो है पढ़ते थे, जो हम तो खरीदते थे तब पढ़ते थे, अब तो इधर पहले ही बिक जा रहा है, उसके बाद उसका जो प्रकाशन हो रहा है वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जो स्थिति है इस बात में जितनी गहराई है उसको आप सभी लोग समझ ही रहे हैं। तो पूरी पत्रकारिता की स्थिति इस समय बहुत ही ख़राब हो गई है, लोगों तक सच्चाई पहुंच नहीं पा रही है और हालत इस हद तक ख़राब हो गई है कि अब संसद में विपक्ष के लोग अपनी पूरी बात भी नहीं कर पा रहे हैं। पहले हम लोग भी संसद के सदस्य रहे, जब बोलते थे तो मान लीजिए कोई ऐसी बात, एक आध शब्द ऐसा होता था जिसे हटा दिया जाता था या एक आध वाक्य हटा दिया जाता था और उसके लिए लोग रिग्रेट भी करते थे, जिनको भी जो लोग भी कोई ऐसी बात कह देते थे तो एक अलग तरह की शालीनता दिखाई देती थी, समझदारी दिखाई देती थी, सूझबूझ दिखाई देता था। अब ये देखा जा रहा है कि कई बार भाषण के बहुत बड़े बड़े अंश ही पूरे हटा दिए जाते हैं जबकि वो कुछ भी पार्लियामेंट्री और संसदीय नहीं होते हैं। तो ये सारी स्थितियां इस समय आई हुई हैं और आप लोगों ने तो पुराने भी लोगों को देखा है, आज के भी लोगों को देख रहे हैं। इन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 70s में 80s में हैं, तो सारी स्थिति को आप समझ रहे हैं। पुराने समय में अगर कोई खराबी आई, जैसे मान लीजिए इमरजेंसी की बात आई, इमरजेंसी लगाने वालों ने इस देश से और समाज से माफ़ी मांगी थी, यह भी आपको मालूम होगा। ठीक है, इमरजेंसी में चीज़ें ऐसी हुई जिसका कि हम लोगों ने विरोध किया था, लेकिन आज की हालत तो यह है कि बिना घोषणा के ही इमरजेंसी लगी हुई है, अघोषित इमरजेंसी जिसे आजकल कहा जा रहा है। किसको कब गिरफ्तार कर लिया जाए, कब पकड़ लिया जाए, आपने जो लिखा है उसको अप्रिसिएट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इस तमाम तरह की चिंताएं, शंकाएं लोगों के मन में बैठी हुई हैं। एक हम अपने उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण खाली देना चाहते हैं, बहुत सारे उदाहरण आप लोगों को मालूम है। मिर्ज़ापुर में एक पत्रकार ने जा कर के एक स्कूल में दिखा दिया था कि मिड डे मील में रोटी और नमक दिया जा रहा है, उसका फ़ोटो खींच दिया, अखबार में छप गया, तुरंत उनके खिलाफ़ कार्रवाई हुई और वो जेल गए। आप सब लोगों को मालूम होगा क्योंकि यहीं से आवाज़ दिल्ली से उठी थी कि उनकी गिरफ्तारी ख़त्म की जाए। कुछ दिनों के बाद खैर उन्हें छोड़ा गया। तो अब सच्चाई अगर सामने आप लाते हैं तो इतनी ज़्यादा इनटॉलरेंस और सहिष्णुता बढ़ी है हमारे जो सत्ता प्रतिष्ठान हैं कि लोग अगर कितना भी सच्ची बात हो, अगर उनके मन के मुताबिक नहीं है तो वो तुरंत ऐसी सच्चाई को दबाने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। लोगों के खिलाफ देशद्रोह वगैरह के मुकदमे कायम किए गए, NSA में लोगों को गिरफ्तार किया गया, UAPA में गिरफ्तार किया गया, सिद्दीक कप्पन वगैरह की बात आपको मालूम होगी, मोहम्मद जुबैर के बारे में मालूम होगा, सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम है, कोई नई चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ। लेकिन इसका टोटल स्थिति ये है कि बगैर इमरजेंसी घोषित किए इमरजेंसी लगी हुई है। तो आज की भी स्थिति पर किताबें लिखी जानी चाहिए। इमरजेंसी वगैरह पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, बहुत कुछ कहा गया है। इमरजेंसी एक संवैधानिक प्राविधान के तहत लगाया गया था, लेकिन उसकी भी बहुत आलोचना हुई। इमरजेंसी लगाने वालों ने देश से माफ़ी मांगी, एक बार नहीं कई बार लोगों ने माफ़ी मांगी, एक ने नहीं मांगी, कई लोगों ने माफ़ी मांगी, सब हुआ है। अब उस चीज़ को अगर हम लोग इतिहास के तौर पर ध्यान में रखें और वैसी गलती न करें, उसे रिपीट न करें, तो ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन उससे कोई सबक नहीं सीख रहा है, बगैर अब इमरजेंसी लगाए ही इमरजेंसी के काम सारे किए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों की भी अब ठीक ढंग से एक तरह से समीक्षा होनी चाहिए, उसकी आलोचना होनी चाहिए, समाज को जागृत किया जाना चाहिए। सबसे ज़्यादा आजकल मैं जो देख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बहुत सारे लोग अब अखबार नहीं पढ़ते हैं। पहले अखबारों में चीज़ें छपती थी, सब लोग पढ़ते थे, कुछ लोग हैं पढ़ते हैं, जैसे हम लोग जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ते हैं अखबारों को, लेकिन सभी लोग नहीं पढ़ते।
गाँव में मैंने देखा, शहरों के अंदर तमाम वर्ग के लोग ऐसे हैं जिनके घर अगर टीवी लगा हुआ है तो टीवी में जो समाचार आ गया, अब तो रेडियो वगैरह का भी नहीं है, मेन टीवी का ही है। टीवी में जो बात आती है लोग उस बात को सुनते हैं और ज़्यादातर लोग उसे मान लेते हैं। तो वह एक ऐसा प्रचार का माध्यम बना है जिसमें कि सच्चाई बहुत हद तक अब छिप जा रही है, क्योंकि दूसरे पक्ष की बातें आ नहीं रही, एक तरफा बातें ही चल रही। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ एक समन्वित प्रयास की भी ज़रूरत है, एक आंदोलन की ज़रूरत है, एक जन जागृति की ज़रूरत है। और ये सब काम कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा, ये हम सब का उत्तरदायित्व है कि किस स्तर पर किस प्रकार से ऑर्गेनाइज करके लोगों को जागृत करें, ताकि लोग ये समझें कि केवल जो है टीवी वगैरह में चीज़ें आ रही हैं वही सही नहीं है। और अखबारों की भी हालत यही है कि अखबारों में भी बातें नहीं छापी जा रही हैं। मुझे मालूम है, मैं नाम तो नहीं लूँगा, इंस्ट्रक्शन साफ साफ दे दिया जा रहा है कि इन लोगों की बात ना छापी जाए, तो नहीं छपती है। जिलों के अंदर तो ये हालत चल रही है सारी, और जिलों में पत्रकार कुछ गिरावट तो हर तरह की आई है, सब में आई है, सारे क्षेत्रों में आई है। अभी आप लोगों ने भी बात किया, हमको इसमें बल्कि एक बात याद आती है, महाभारत के एक प्रसंग में है कि भीष्म पितामह कहते हैं कि जिस देश की राजनीति भ्रष्ट हो जाती है उस देश की सभी संस्थाएं भ्रष्ट हो जाती हैं। तो ये बिल्कुल सही है, भीष्म पितामह का कहा हुआ है। और ये बात तो इतनी सही आज लग रही है, आज की तारीख में तो बिल्कुल ही सही लग रही है कि हमारे देश की सारी संस्थाओं में गिरावट आ गई है और संस्थाओं की आज़ादी सबकी समाप्त है। या तो लोग अपने फ़ायदे के लिए स्वयं सरेंडर कर चुके हैं, या समझते हैं कि बेहतर यही है कि अपनी जान भी बची रहे और अपना काम भी चलता रहे, इन लोगों की ही बात किया जाए, जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं तो ज़्यादा अच्छा है। वो सभी संस्थाओं के अंदर इस तरह के लोग अब घुस गए हैं। धीरे धीरे थोड़ी बहुत उम्मीद न्यायपालिका से अभी भी लोगों को है, लेकिन न्यायपालिका की भी जो स्थिति बन रही है, धीरे धीरे जो गति बन रही है, वो भी आप लोगों के सामने है। हम लोगों को कहना पड़ता है कई बार। अब देखिए, 2 बच्चों का जो JNU के पढ़ने वाले, 2 क्या हैं, शायद 2 ही इस समय रह गए हैं, बाकी तो सबको छोड़ दिया। वो बगैर मुकदमा चलाए 5-6 साल से जेल में रखे हुए हैं, और अभी भी मुकदमा कब चलेगा नहीं चलेगा, ट्रायल हो ही नहीं रहा, लेकिन वो जेल में पड़े हुए। उनको जमानत हमारे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड से भी जमानत नहीं मिल पा रही है। ये हालत है देश की। तो इसको क्या कहिएगा, ये कौन सी इमरजेंसी है, ये क्या चल रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा कौन सा ऐसा काम कर दिया है लोगों ने। सोनम वांगचुक को हम देख रहे हैं गिरफ्तार पड़े हुए। तो कहने का मतलब ये NSA लगा दिया जाता है, UAPA लगा दिया, किसी पर कभी लगा दिया जाएगा, आकर के कभी उठा करके ले जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अगर इमरजेंसी में हो रही थी तो आज भी तो हो रही हैं। लेकिन उस समय मान लीजिए एक दबाव था, आप नहीं लिख सकते थे, उस समय ऑर्डर था कि नहीं आप लिख सकते हैं। आज तो ऑर्डर नहीं है इस तरह का कि आप नहीं लिख सकते हैं, लेकिन कोई लिख नहीं रहा है, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, अगर हम कुछ करेंगे तो ये होगा। तो हमारे कहने का मतलब है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कि स्थितियाँ इस समय बहुत ही ख़राब हो रही हैं। इसको बेहतर बनाने की दिशा में सोचना चाहिए। और सैयद नूरुज्जमा साहब और आप जैसे, आप में से बहुत सारे जो बड़े पत्रकार हैं, माथुर साहब वगैरह सब लोग, अश्विनी कुमार जी हैं, आप सब लोग, आप सारे लोगों का जीवन ऐसा रहा है कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि आज के लोगों के लिए, आज के पत्रकारों के लिए अनुकरणीय है, आदर्श है, और उससे उनको सीख लेनी चाहिए, समझनी चाहिए। इस पुस्तक से बहुत प्रेरणा मिलती है। इस पुस्तक में एक गज़ल का भी जिक्र है, एक लाइन का, वो भी मैं कह देना चाहता हूँ। आज के संदर्भ में, आज की जो परिस्थितियाँ हैं, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। अब ये वाली स्थिति में हम चल रहे हैं इस समय। तो हम लोगों को इन सारी परिस्थितियों को समझ करके अपने उत्तरदायित्व का पालन करना है, लेकिन एक जन जागृति के कार्यक्रम को चलाने की दिशा में हम सबको सोचना जरूर चाहिए। यही मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करूंगा, और इस पुस्तक के लेखक को हार्दिक बधाई दूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सच्चाई और ईमानदारी के साथ ये पुस्तक लिखी है।